नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने बिना किसी भी सुविधा के एक छोटे से नाव में बैठकर 438 दिन यानी 438 डेज पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में बिताया। देखिए, कभी कभी इंसान अपने जीने की जद्दोजहद में कुछ ऐसा करके चला जाता है जिससे कि वो एक रिकॉर्ड बन जाता है कि ये तो असंभव। जब आपको कुछ असंभव लगने लगे तो याद रखिएगा कि एक कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर हो जाएगी जो उस रिकॉर्ड को तोड़ देगी और कहीं भी किसी भी चीज़ का कोई अंत नहीं है। अगर हमें आज लगता है कि 438 डेज बहुत यानी कि लगभग 1.5 साल अकेले बिना किसी सप्लाई के उस शख्स ने बिताया, लेकिन भगवान न करे कभी ऐसा भी दिन आए कि ये रिकॉर्ड भी टूट जाए। तो आज इस कहानी को सुनेंगे, जानेंगे वो कौन था और क्यों वो जाके प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में फंस गया और फिर कैसे उसको बचाया गया, उस इंसान का क्या हुआ। तो इस कहानी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बतला दूं, आप देख रहे हैं मिस्टर ईटीसी, मैं हूं विकास। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑल पे कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सही समय पे मिले। अगर आप इसी तरह की कोई और कहानी सुनना चाहते हैं जो आपको सजेशन में आपके दिमाग में हो, जिसे आप सुनना चाहते हैं सिर्फ सच्चाई, तो आप मुझे कमेंट में उस कहानी का नाम बतला दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसको आपको इस चैनल के माध्यम से सुना सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। देखिए, कहानी है मैक्सिको की। मैक्सिको जो अमेरिका के पास पड़ता है, एक देश है, पैसिफिक ओशन का एक किनारा है और पैसिफिक ओशन इस दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है, यानी कि सबसे बड़ा वो महासागर है। महासागर वो इतना बड़ा है कि आप इस धरती पे जितनी भी सूखी ज़मीन है वो सारी ज़मीन को अगर एक दूसरे से सटाकर पैसिफिक ओशन के ऊपर रख दिया जाए, पैसिफिक ओशन को उससे ढकने की कोशिश की जाए, तो पैसिफिक ओशन का आप इस पूरी ज़मीन से सिर्फ 30% कवर कर पाते हैं, यानी कि 70% फिर भी खाली रह जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान रहते हैं, जहाँ जहाँ सूखी ज़मीन है, वो सारी की सारी उस प्रशांत महासागर के सिर्फ 30% के बराबर है। ये इतना पूरा साइज है ये प्रशांत महासागर का। तो ऐसा ही एक्चुअली थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, मैनेज कर लीजिएगा एक वीडियो में। तो ऐसा ही एक कहानी है सल्वाडोर अल्वारेंगा नाम के एक आदमी की, जो कि मैक्सिको में रहता है और मछली पकड़ने का काम करता है। एक्चुअली वो एक कंपनी में नौकरी कर रहा था मछली पकड़ने का, जहाँ पे उसको कमीशन मिलता था मछली पकड़ने के लिए। जितनी भी वो मछली पकड़ता था उसमें से कुछ परसेंट वो कमीशन रख लेता था, बाकी वो कंपनी को दे दिया करता था मछली के रूप में। इसी से उसका घर परिवार गुजारा चल रहा था और किसी भी दिन में अगर वो मछली नहीं पकड़ेगा तो फिर वो खाएगा क्या। तो सवाल पापी पेट का था, और पापी पेट के सवाल जब होता है तो आदमी को फिर वो करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहता। ऐसा ही एक दिन था, डेट था 17 नवंबर 2012। समुद्र में प्रशांत महासागर में बहुत तेज़ तूफान आने का सूचना सरकार के द्वारा दे दिया गया था, लेकिन अल्वारेंगा जो कि सल्वाडोर अल्वारेंगा था, इसका 20 साल का एक्सपीरियंस था उस कंपनी में मछली पकड़ने का। और ये अपने एक्सपीरियंस के दम पे इसने कहा कि अरे अभी तूफान आने में लेट है, तब तक तो हम 10-20 किलोमीटर जा करके कुछ मछलियाँ पकड़ के लेते चले आएंगे जिससे कि हमारा काम चलेगा। ये सोच करके ये अपनी एक छोटी सी नाव लेता है, मतलब बहुत छोटे 7 मीटर साइज की नाव थी, और उस पर एक डब्बा रख लेता है जिसमें उसको मछली रखनी थी। बर्फ़ रखने वाला डब्बा था, आइस बॉक्स था, और उसमें एक हैंडल वाला वो नाव था जिससे स्पीड भी बहुत कम, 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती थी। जिस नाव पे ये गया था, इसके साथ एक और आदमी था जिसका नाम था कोडोगा। तो ये 2 लोग रहते थे, कोडोगा और अल्वारेंगा। ये दोनों ही चले जाते हैं समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपनी वो छोटी सी नाव में। इसका जो नाव था उसके ऊपर कोई छत नहीं था, ये खुली नाव थी, और उसको ले करके जाने के बाद वो वहाँ पे ये चले जाते हैं कुल मिला के अंदर लगभग 40 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जाने का सोचे थे, लेकिन क्योंकि मौसम साफ सुथरा था और मछली पकड़ने के लिए आपको दूर तक जाना पड़ता है,
तो ये चले जाते हैं 40 किलोमीटर तक, और 40 किलोमीटर जाने के बाद ये कुछ मछली को वहाँ पे पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। प्रशांत महासागर में अगर आप अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आप चलते ही चले जाइएगा, इतना बड़ा है कि आपको फिर धरती नहीं मिलनी है कभी। और ज़्यादातर लोग, अगर कोई प्रशांत महासागर में भटक जाता है तो उसे खोजना नामुमकिन हो जाता है। नामुमकिन इस हिसाब से क्योंकि प्रशांत महासागर का साइज इतना बड़ा है कि अगर उसके ऊपर कोई जहाज को भी उड़ाया जाए तो वो छोटी सी नाव को देख पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी कोई प्रशांत महासागर से सर्वाइव करके निकल जाना ये नामुमकिन के बराबर स्टोरी है। तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए, इसको पूरा सुनिए। तो अल्वारंगा 40 किलोमीटर चला जाता है, वहाँ जाने के बाद कुछ मछलियाँ पकड़ता है। मछली पकड़ने के बाद वहाँ पे उसको जो तूफान आने का सूचना सुबह से मिल रहा था सरकार के द्वारा, उसको वो तूफान दिख जाता है कि ये सामने से तूफान आ रहा है। ये क्या करता है, अपनी वो छोटी सी नाव को लौटाता है और कहता है भैया कि हम बहुत दूर चले आए हैं, 40 किलोमीटर चले आए हैं और अब हमें लौटना चाहिए। वो भी इस तूफान से आगे आगे भागते हुए जाना है, इस तूफान में फंसना नहीं है, नहीं तो हम रास्ता भटक जाएंगे तूफान में, क्योंकि फिर दिखेगा नहीं किधर जाना है नहीं जाना। इनके पास एक रेडियो था जिससे ये ज़मीन पे बात करते थे। थोड़ा बहुत इन्होंने, जब मछली पकड़ने को निकले थे तो इन्होंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तेल फ्यूल रख लिया था, खाने का कुछ सामान रख लिया था, पानी की बोतल रख ली थी 2 आदमी के हिसाब से, और 2 दिन का इनका पूरा खाना पीना जो भी सामान था इनके पास था। ये समुद्र को देख करके, उस तूफान को देख करके भागना स्टार्ट करते हैं और भागते चले जाते हैं। इनका स्पीड जो जहाज, पानी का नाव इनका 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता था, वो इसको 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चला रहे थे। लेकिन 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड भी उस तूफान से बचने के लिए काफ़ी नहीं थी। तो इनको लग रहा था कि हम इस स्पीड से किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये तूफान हमको जकड़ लेगा। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो भी मछली पकड़ी थी वो सारी की सारी मछली उठा करके फेंक दी समुद्र में, क्योंकि उससे नाव हल्की हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। जब मछली फेंकने से स्पीड थोड़ी बहुत बढ़ी, उसके बाद जब इनको और कुछ समझ में नहीं आया तो इन्होंने जो सामान था इनके नाव में, यानी कि इनका जो खाना का सप्लाई था, पानी था, आइस बॉक्स था, यानी कि जो भी गैर जरूरी चीज़ें हैं इनको लगी उस समय में, ये सारा का सारा उस सामान को इन्होंने उठा के फेंक दिया। यहाँ तक कि उस फ्यूल तक को उठा के फेंक दिया जो ये एक्स्ट्रा किसी इमरजेंसी के लिए लेकर आए थे। ये भागते चले जा रहे हैं आगे आगे और पीछे पीछे इनका वो तूफान पीछा कर रहा है और तूफान इनके नज़दीक आ जाता है। एक समय ऐसा आता है कि ये समुद्र के किनारे से 24 किलोमीटर दूर रहते हैं और इनको समुद्र अपने कब्जे में ले लेता है। कब्जे में इसलिए ले लेता है इनको कि उसके पहले ही इनका फ्यूल जो है वो तेल ख़त्म हो गया था, और तेल ख़त्म हो जाने के बाद इनकी नाव एक जगह खड़ी हो जाती है और एक्स्ट्रा तेल जो इनके पास था वो उसको इन्होंने फेंक दिया। उसके बाद ये अपने रेडियो पे एक सिग्नल भेजते हैं ग्राउंड में कि हम यहाँ पे फंस गए हैं और हमें हेल्प की ज़रूरत है। तो इनकी जो कंपनी थी, जिस कंपनी के लिए ये काम कर रहे होते थे, उस कंपनी ने इनको उस रेडियो का ऑर्डर दिया और उसका जवाब दिया, कहा कि हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं, आप वहीं पे रहिए और हम जस्ट थोड़ी देर में पहुंचते हैं। क्योंकि दूरी 24 किलोमीटर की थी किनारे से, इनको अब उस 24 किलोमीटर की दूरी के वजह से जो इनका किनारा था वो नज़र आ रहा था कि ये किनारा है हमारा, और लेकिन ये वहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। कितना ख़राब लगता होगा आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके पास ना तेल है ना कुछ भी, और 24 किलोमीटर दूरी है, पीछे से तूफ़ान आ रहा है और इनको तूफ़ान फिर, क्योंकि ये रुक गए तो इनको तूफ़ान ने अपने कब्जे में ले लिया और इनके नाव को इनको पूरा घुमाया फिराया, घुमा फिरा करके वो तूफ़ान टोटल 3 घंटे तक रहता है, इनके नाव को अपने कब्जे में लेकर रखता है। 3 घंटे के बाद जब वो तूफ़ान गुजर गया था तो ये समुद्र किनारे से 70 किलोमीटर की दूरी पे थे, यानी कि वापस प्रशांत महासागर की तरफ चले गए। ये 2 लोग हैं और इनके पास ना ही कोई तेल है ना ही कोई खाने का सप्लाई है, और ये अब समुद्र किनारे से 70 किलोमीटर की दूरी पे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए उस समय में इनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या रहा होगा, क्या इनके दिमाग में आया होगा कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब
समुद्र हमारे किनारा हमारे बगल में था, 24 किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। उसमें कहीं ना कहीं गलती इनकी खुद की थी, क्योंकि इन्होंने जो एक्स्ट्रा इनके पास सामान था वो सारा का सारा इन्होंने फेंक दिया था। तो अब 70 किलोमीटर की दूरी पे है ये और किनारे की तरफ जा नहीं सकते हैं। अब ये करेंगे क्या? तो कुछ नहीं, इनके पास करने को कुछ नहीं बचा। ये दोनों ही उस नाव में, उस छोटी सी 7 मीटर की नाव में फंसे हुए बैठे हुए हैं। ऊपर कुछ भी नहीं है, ना ही कोई छतरी है, ना कोई छत है, ना ही उस नाव में कोई रूम है, बिल्कुल खुली नाव है। और ये लहरों के साथ बहना स्टार्ट कर देते हैं। किस तरफ? और प्रशांत महासागर में किनारे से दूर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ। एक समय 17 नवंबर को इनका ये जर्नी स्टार्ट हुआ था। ये फंसे थे और 11 महीनों के बाद 11 महीने तक ये दोनों उसमें फंसे रहे। इन 11 महीनों में क्या हुआ? इनके पास खाने को जबकि कोई सामान नहीं था, तो इन्होंने समुद्र से मछलियां पकड़ पकड़ के खाई। और अगर कभी पानी, क्योंकि समुद्र का पी नहीं सकते तो पानी का भी इंतजाम करना है, तो ये क्या करते थे कि अगर बरसात हो गई तो उस पानी को जमा कर लिया और उस पानी को धीरे धीरे करके पी करके सरवाइव किया। दूर तक सिर्फ समुद्र है, समुद्र की लहरें हैं, पानी पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, लेकिन उस पानी को आप पी नहीं सकते। ना ही कोई आदमी है, ना ही कोई किनारा है, ना ही कोई सूखी जमीन है, बस जो भी है सिर्फ पानी ही है और दूर तक आपको कोई दूसरी चीज ही नहीं दिखनी है। ये बैठे हुए हैं, इनको कुछ करना नहीं है, बस जो नाव है वो समुद्र के साथ, लहर के साथ बहती चली जा रही है। 11 महीने, इन 11 महीनों में जो कोडोगा था, जो अल्वारंगा का दोस्त था, उसकी मौत हो जाती है। वो 11 महीने तक झेल नहीं पाता, क्योंकि भूखा रहना है, पीने को पानी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सरवाइव करने के लिए इंसान को बहुत चीज़ चाहिए, उसमें से कुछ भी नहीं है इनके पास। यहाँ तक कि इनका जो रेडियो था उसकी भी बैटरी उस किनारे में जिस समय में ये समुद्र के चपेट में आए थे, उसी समय में उस समुद्र रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई थी। 11 महीने के बाद ये अब किनारे से 8000 किलोमीटर की दूरी पे थे। 8000 किलोमीटर आप अंदाजा लगा लीजिए, यानी कि पूरे आपके भारत देश से भी ज़्यादा दूरी, इतनी दूरी तक ये किनारे चले गए थे। किसी भी किनारे से, मतलब उनके आसपास कोई भी किनारा नहीं था, सबसे नज़दीकी किनारा इनसे 8000 किलोमीटर दूर था। 14 महीने के बाद, और जिस समय ये 8000 किलोमीटर की दूरी पे थे, उस समय में इनके नज़दीक से बहुत सारे कार्गो शिप, जो जहाज चलता है कार्गो वाला, वो इनके बगल से या थोड़ी दूर से निकलता है। लेकिन क्योंकि इनके पास उसको सिग्नल देने के लिए कुछ भी नहीं था, ना ही कोई फ्लेयर गन था, ना ही आवाज़ दे सकते थे, और इनके पास कोई भी उस तरह की सुविधा नहीं थी। उस कार्गो शिप ने भी इनके छोटे से जहाज, पानी के जहाज को देखा, पानी के नाव को देखा नहीं, तो फिर वो उस नाव को पकड़ नहीं पाए। तो ऐसा बहुत सारी कहानी हुई कि ये कभी कभी तो इनके बिल्कुल बगल से कार्गो शिप चली जाती है और इनको देख नहीं पाता, और फिर से ये उसी अथाह समुद्र में खो जाते हैं। उसका एक कारण ये भी था कि जिस जगह पे ये थे वहाँ पे किसी इस तरह के आदमी के होने की उम्मीद उस कार्गो शिप के कप्तान ने भी नहीं की होगी, ना ही उसने कभी ट्राई किया होगा कि यहाँ पे कोई हो सकता है, तो वो अलर्ट ही नहीं था इनको देखने के लिए। इनके पास कोई सुविधा भी नहीं था जो जिससे ये बुला सकते हैं। तो ये बस बहते चले जाते हैं, बहते ही चले जाते हैं, और किसी तरह से बस वो एक आदमी जो अल्वारंगा था वो उस नाव में बचा हुआ था। अपने दोस्त की डेड बॉडी उसने समुद्र में फेंक दी थी। और कुल मिला के 14 महीने, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल 2 महीने ये समुद्र में रहता है। समुद्र में किस तरह से रहता है? बस उसी तरीके से, यानी कि ये अपने आप को मरा हुआ समझ लेता है कि मैं मर चुका हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। 14 महीने के बाद इसके नाव की जो दूरी थी वो थी 9500 किलोमीटर, जहाँ से इसने अपना सफ़र स्टार्ट किया था, यानी कि मैक्सिको से। तो मैक्सिको से ये 9500 किलोमीटर दूर चला गया था, और 9500 किलोमीटर दूर इसको जो है
एक छोटा सा टापू नज़र आता है। मतलब वो समय स्थिति ये हो जाती है कि आपको बहुत सारा जो है ना वो भ्रम होगा और आपको लगेगा कि हम ये किनारा है या ये है वो, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन एक समय आता है कि इसको एक्चुअल में एक किनारा नज़र आने लगता है और वहाँ पे जो कुछ सीगुल होते हैं, चिड़िया होती है, वो उड़ना स्टार्ट कर देती है। और सीगुल वहीं पे होती है जहाँ पे समुद्र का किनारा हो, यानी कि जहाँ पे सूखी ज़मीन हो, वो बीच समुद्र में नहीं उड़ती। तो सीगुल को देखने के बाद ये समझ जाता है कि किनारा है और ये अपने नाव से छलांग लगा देता है अलवारंगा 14 महीने के बाद, और ये उस किनारे पे पहुंच जाता है। वो किनारा था टर्की का, और टर्की का जो वो उस टापू पे वो समुद्री एरिया था टर्की का, और वहाँ पे टर्की के जो जवान थे आर्मी के, वो वहाँ पे इसको बचा लेते हैं। बचा के इसका फिर इलाज वगैरह किया जाता है, इससे पूछा जाता है तुम कहाँ से हो, और फिर ये कहानी इस दुनिया के सामने आती है। और बाद में अलवारंगा को इसके देश मैक्सिको भेज दिया जाता है। 30 जनवरी 2014 को अलवारंगा उस टर्की के टापू पे पहुंचा था, और उस टापू पे पहुंचने के बाद आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर वो टापू इसने नहीं देखा होता तो अगला जो सूखा ज़मीन इसको मिलने वाला था उस टापू के खो जाने के बाद, छूट जाने के बाद, वो 5000 किलोमीटर दूर मिलने वाला था। यानी कि वहाँ तक इसका पहुँचना भी संभव नहीं था, या शायद पहुँच भी जाता, क्योंकि ये आदमी कुछ भी कर सकता है। 30 जनवरी 2014 को ये उस टापू पे पहुँच जाता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए 17 नवंबर 2012 को ये समुद्र में गया था, और 30 जनवरी 2014 यानी कि 1 साल 2 महीने 13 दिन ये समुद्र में रहा। वापस जब ये मैक्सिको पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि मेरे घर परिवार के सारे लोगों ने हमको मरा हुआ समझ लिया है कि वो मर गया। और ये पहुंचता है, फिर क्या इसको खुशी हुई होगी, क्या अपने परिवार से मिलने का जो सुख होता है, जो एक खुशी होती है, वो क्या अंदाज़ा लगा लीजिए। उसके बाद इसका टोटल ये 438 डेज का ट्रिप जो है, ट्रिप नहीं कहिए, इसका सर्वाइवल स्टोरी कहिए, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसके नाम को शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइवल है जो बिना किसी सप्लाई के, बिना किसी भी मदद के, बिना खाना के, बिना पानी के समुद्र में जिंदा बच के आता है। तो ये कहानी है सिल्वाडोर अलवारंगा का। ये कहानी सुनाने के पीछे जो मेरा मकसद ये है वो ये है कि आज के समय में लोग छोटी मोटी, अगर किसी को कोई परेशानी आ गई, किसी को घर में छोटा सा कलेश हो गया, झगड़ा हो गया, तो जाके फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं या आग लगा के मर जाते हैं। आपको सिल्वाडोर अलवारंगा से सीखना चाहिए कि ज़िंदगी की वैल्यू, ज़िंदगी की कद्र कैसे की जाती है, ज़िंदगी की कीमत क्या है। वो पूरी तरह से परेशान था। मतलब वो जो एक पीक होता है ना, किसी के सब्र का पीक, वो उसको छू करके आया है इंसान और जिंदा वापस बच गया। उसने क्या क्या झेला होगा उसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते। दोस्तों, अपने ज़िंदगी की कीमत को समझिए। इस वीडियो को देखते रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह के बढ़िया सच कहानियाँ आपको इस चैनल पे हमेशा मिलती रहती हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्क्रीन पे आने वाले इन दोनों वीडियोस में से आप किसी पे भी क्लिक करके हमारी अगली कहानी पे जा सकते हैं, जो कि इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग और सच्ची कहानी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।